Hi, man. Good evening. चलो, तो हमने स्टडी किट और एग्जाम किट दोनों कंप्लीट कर दी है चैप्टर 16 तक। ठीक है, अब जो आएंगे वो सारे चैप्टर्स कैसे आएंगे, जो आगे हमने 16 चैप्टर्स में इंडिविजुअली हमने एक एक चीज पढ़ी थी। किसी में क्लोजिंग इन्वेंट्री रिलेटेड था, किसी में पीपी था, तो जिसमें आपने डेप्रिसिएशन सीखा, रिवैल्यूएशन सीखा, राइट। वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्या है, वो तो हमें अलग अलग चैप्टर में इसलिए दिए गए थे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना था। लेकिन जब एक्चुअली काम होता है तो कंपनी में तो सारे ट्रांजैक्शन एक साथ आएंगे और उसका पी एंड एल बैलेंस शीट बनेगा। तो अभी आगे के जो चैप्टर्स है वो उस पर फोकस करेंगे कि ये सब बेसिक चीजें सही करने के बाद उसको आगे कैसे ले जाना है। ठीक है, रिपेयर स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट की बात हो रही है, रिजर्व को कैसे रिपोर्टिंग करना है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइटम्स। ये देखो, कोई कोई आइटम्स ऐसी होती है जिनको अलग से अटेंशन चाहिए, वो स्पेशल है। ठीक है, सेपरेट डिस्क्लोजर, पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स। और एक मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है, कौन सा, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग। उसमें दो टाइप्स होती है, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। द इवेंट विच गिव्स एन एडिशनल एविडेंस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज नॉन एडजस्ट। एनीवेज आगे है वो डिटेल में, ये ओवरव्यू दिया हुआ है। चैप्टर कहाँ पे बिल्ड ऑन किया हुआ है, कंटेंट ऑफ प्रीवियस चैप्टर एज वी डिस्कस। ठीक है, कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, आइदर सोल और लिमिटेड। लेकिन हमारा सिलेबस का मेन क्या है, कंटेंट की एलिमेंट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यानी कि ये हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे वो कौन से व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे, कि वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, क्योंकि ऐसा सब फॉर्मेट्स इंडिविजुअल बिजनेसमैन को, सोल ट्रेडर को रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सिलेबस का की कंटेंट है, ठीक है, वो क्या है, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट्स, रूल्स, सेपरेट डिस्क्लोजर के कंडीशंस, वो सब किस पे बेस्ड है, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बना रहे हो उसके लिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो हमने कितनी बार देख ली, वी ऑल नो कैसे होता है अकाउंटिंग, राइट। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हमारे एंट्रीज के हिसाब से, जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं हम वो। उसकी वजह से क्या होगा, आपने एक सेल्स एंट्री की, दूसरी की, तीसरी की, 1000 सेल्स एंट्री की, तो उससे क्या होगा, एक तो सेल्स अकाउंट बन जाएगा जिसमें ये सारी एंट्रीज होंगी, एक रिसीवेबल्स अकाउंट होगा। उसी तरह से सारी जनरल एंट्रीज का वजह से क्या होगा, जो जो एंट्रीज कर रहे हो आप, डेबिट और क्रेडिट, वो दोनों चीज का क्या होगा, एक लेजर बनेगा, उसका एक बैलेंस आएगा। तो अगर जो पी एंड एल आइटम है उसको क्लोज करेंगे और बाकी को क्लोज तो करेंगे, और उसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट आइटम को कैरी फॉरवर्ड, उसके बेस पर क्या करेंगे, टीबी बनाएंगे। उसके बाद ईयर एंड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम हो गया, इनकम टैक्स गिनना, वो सब करेंगे। और उसके बाद ये फाइनल ट्रायल बैलेंस को हम बैलेंस शीट, पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो में यूज करेंगे। खुल्लुच, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस वाले में देख लिया था। अभी नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट। ये भी हमने पढ़ लिया ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में। इनिशियल ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे उसके लेजर बैलेंसेस हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कई सारे एडजस्टमेंट बाकी होते हैं, जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी में आपने देखा था ना क्या होता था, एक तो हम ओपनिंग वाला जो इन्वेंटरी होता था ना, उसको पहले दिन ही राइट ऑफ कर लेते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, पी एंड एल में।
क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन ये है कि भाई सबसे पहले हम इसी को यूज कर लेने वाले, ठीक है, तो ये बचने वाला है नहीं है। उसी तरह से साल के एंड में, उसके बाद तो हम पूरे साल परचेस सेल करेंगे, और साल के एंड में हम क्या करते हैं कि भाई कितना क्लोजिंग इन्वेंट्री वो गिनेंगे, और क्योंकि वो एसेट है उसको डेबिट करेंगे, और क्योंकि वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, परचेस का जो आपका एक्सपेंस है उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्लोजिंग एंट्री जो हमने पास की थी आगे के चैप्टर्स में, वो क्या है, एडजस्टमेंट टू इनिशियल ट्रायल बैलेंस। उसी तरह से डेप्रिशिएशन, क्योंकि पूरे साल हम जनरली क्या करते हैं पता है, परचेस से रिकॉर्ड करते हैं, पैसा आया वो रिकॉर्ड करते हैं, पैसा दिया वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन डेप्रिशिएशन तो क्योंकि नॉन कैश आइटम है, तो उसको हम टच नहीं करते अनलेस अनटिल कि लास्ट डे आ जाए, राइट। तो ये होगा कब होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद। उसी तरह से अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। अभी देखो, आपने किसी को चेक दिया, ठीक है, रेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो तब तो क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट टू कैश। उसी तरह से जब पैसा आया तो कैश डेबिट टू इनकम कर दिया होता है। अब साल के एंड में हम देखेंगे कि भाई एक्चुअली साल का बनता कितना था, और फिर हम देखेंगे कि क्या प्रीपेड है, क्या आउटस्टैंडिंग है, राइट। उसी तरह से ये अलाउंस वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, कि अलाउंस को हम कब टच करते हैं, बस ईयर एंड में बैठ के एक बार देखते हैं कि भाई क्या हो। तो अगर हम ईयर एंड में देखने वाला है तो ऑब्वियसली ये तो ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट वाली बात है, और ये सब करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि टैक्स कितना आएगा, राइट। तो वो तो ऑब्वियसली बाकी होगा, और फिर प्रोविजंस हो गए और इवेंट्स आफ्टर, क्योंकि ये तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे 31 मार्च आपका रिपोर्टिंग डेट है, तो उसके बाद की इवेंट्स है, तो ऑब्वियसली आपके इनिशियल ट्रायल बैलेंस में तो होगा ही नहीं, राइट। तो ये सब सारे जो एग्जांपल्स है वो क्या एग्जांपल्स है, कि जो हम फाइनल एडजस्टमेंट्स करते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो ये सब चीजें रहती है। आपको सब ये बेसिक पता ही होगा, बस एक समराइज हो रहा है, रिकैप्चर कर रहा है, ठीक है, रिकैप्चर कर रहा है, राइट। क्योंकि ये सब मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, ये आपने ट्रायल बैलेंस में देखा ही था ना, कि ट्रायल बैलेंस हम जेवी बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसमें से बैलेंस लगाते हैं, ट्रायल बैलेंस लाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं वो भी हमने काफी एग्जाम किट्स के सॉल्यूशन सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो ये चैप्टर में क्या हो रहा है कि पूरा जो आपने 1 to 16 पढ़ा उसको एक कंबाइन करके हम समराइज कर रहे हैं, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस से बैलेंस शीट और P&L बना सके, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे भी उसने क्या वर्ड यूज किया, रिकैप। क्यों? क्योंकि उसने जो भी एडजस्टमेंट दी है वो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आ चुके हैं। जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अभी हमने डिस्कस किया, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ईयर एंड में, यानी वो क्या हुआ, इन्वेंट्री क्योंकि असेट है, डेबिट किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रेडिट किया। चैप्टर 6 में पढ़ लिया हमने। डेप्रिशिएशन कैसे एंट्री करना है वो भी मेरे को आपको सिखाने की जरूरत है नहीं। उसी तरह से एक्रूअल एक्सपेंसेस में क्या होता है कि हमने पैसा नहीं दिया लेकिन एक्सपेंस तो है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस डेबिट किया, लेकिन अगर पैसा दिया होता तो टू कैश अकाउंट करते हैं ना। तो अभी क्या करते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है वो आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है उसका। प्रीपेमेंट्स हमने देख लिया, इररिकवरेबल डेट्स वाला पूरा चैप्टर हमने देख लिया, कि जब वी आर सर्टेन कि भाई ये पैसा नहीं आने वाला है तो हम क्या करते हैं, रिसीवेबल्स को क्रेडिट करते हैं। इस चैप्टर में बाकी सारी एंट्रीज है वो, उसमें हम किसी में भी रिसीवेबल को टच नहीं करते। अलाउंस होता है तो वो भी इररिकवरेबल डेट में होता है, और बैड डेट रिकवर्ड को भी इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस में हम दूसरी इफेक्ट देते हैं। यहाँ पे दिया ये इंक्रीज इन अलाउंस तो एक्सपेंस होगा डेबिट, डिक्रीज है यानी कि एक्सपेंस क्रेडिट होगा। इट्स अ काइंड ऑफ इनकम। और लास्ट में ये सब करने के बाद क्या करेंगे, टैक्स एस्टिमेट करेंगे। और हमने क्या पढ़ा था, सोल ट्रेडर के लिए टैक्स एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लायबिलिटी बिजनेस की नहीं है, लायबिलिटी बिजनेस की नहीं है, वो सोल ट्रेडर ओनर की पर्सनल लायबिलिटी है इसलिए। लेकिन कंपनी में क्या बोला था कि कंपनी में तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो इसलिए ये जो होता है वो एक्सपेंस है। तो देखो P&L में डेबिट किया, लेकिन ये जब हम गिनते हैं क्या तभी कैश पे कर देते हैं? नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, करंट लायबिलिटी भी हो जाता है वो, राइट। जब भी टैक्स एस्टिमेट करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि एस्टिमेट किया और फिर अब तुरंत पेमेंट कर देंगे, नहीं, हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और जब उसका ड्यू डेट्स वगैरह होगा उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे, जब भी हमको रिटर्न फाइल करना हो। प्रायर ईयर टैक्स एस्टिमेट्स। अभी जब हमने प्रायर ईयर, देखो अभी तो हमने क्या किया, एस्टिमेट करके छोड़ दिया। अभी एक्चुअल पेमेंट होगा अगले साल, तो उसमें क्या होगा कि इधर ओवर प्रोविजन निकलेगा या अंडर प्रोविजन, राइट। तो उसी हिसाब से अगर खर्चा ज्यादा बुक कर लिया था तो क्रेडिट कर देंगे, और कम बुक किया था तो डेबिट करेंगे एक्सपेंस को। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, और पूरा का पूरा क्या है, रिकैप है, ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा हुआ है। अभी आया हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, सर उसमें क्या है, बस इसी स्टैंडर्ड में है, क्या है,
रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स फॉर पब्लिश्ड कंपनी। देखा, कंपनी के पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये फॉर्मेट है, क्योंकि देखो हर कोई अपने मर्जी से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करने लगेगा तो एज अ नॉर्मल यूजर आप कैसे कंपेयर करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि फिर इसको कंपेयर कैसे करें, कोई और अगर कोई और पॉलिसीज फॉलो कर रहा है तो क्या होता है, वो कंपेरेबल नहीं होता है। तो क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी हर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कंपेरेटिवली भी इंटरनेशनल रहे। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बता रहा है आपको, कि फॉर्मेट्स बता रहा है कि भाई आप जो पब्लिश करते हो पब्लिक डोमेन में, जो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, राइट, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, उसका एक फॉर्मेट है और आप ये फॉलो कीजिए, ठीक है। अभी देखो सब अगर यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो अब आप किसी दो बैलेंस शीट को देख के आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो कंपेरेबिलिटी को वो इंक्रीज करना चाहते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमें पता ही है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, और ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था, वो रिवैल्यूएशन वाले में, ऑफ नॉन करंट एसेट, पीपी वगैरह का। क्योंकि ये क्या होता है, अनरियलाइज्ड गेन, राइट। आज मैंने अगर मेरी प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू 10 लाख है, उसको 50 लाख कर दिया, तो नो डाउट मेरा प्रॉफिट है 40 लाख का, क्योंकि मैंने जो चीज खरीदी 10 लाख में है वो मैं 40 लाख में बेच सकता हूँ। लेकिन क्या मैंने बेचा? नहीं, लेकिन मुझे असेट की वैल्यू बढ़ानी है, तो अगर मैं डेबिट तो कर दूंगा क्योंकि असेट बढ़ानी है। क्रेडिट में क्या करता हूँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्यों? क्योंकि ये अनरियलाइज्ड गेन है, इसलिए हम उसको पी एंड एल में नहीं ले जाते, ठीक है। तो ऐसे सब कोई भी एंट्रीज होगी वो उसके लिए हमारा एक अलग स्टेटमेंट रहेगा, क्या है, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी हमने काफी सारे बार देख लिया था। पूरा जो इक्विटी में मूवमेंट होता है पूरे साल में, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें फिर सब आ जाएगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि ये सब इक्विटी का पार्ट होता है, राइट। और ये उसके बाद क्या होता है कि नोट्स होती है ना, पूरे चैप्टर में हम, आपने देखा होगा आगे के चैप्टर में, तो सब चैप्टर के एंड में क्या आता था कि डिस्क्लोजर नोट्स रिक्वायर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो सब रिक्वायरमेंट्स डिस्क्लोज कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कैश फ्लोज आपको बताइए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, तीनों को हम हेडवाइज हमारा कैश फ्लो स्प्लिट करते हैं। कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कैश ट्रांजैक्शन, कैश प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अप्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं है, कौन सा स्ट्रिक्टली कैश बेस पे बनता है। एनीवेज, अभी क्या दिया आपको, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट क्या करता है फ्रेंड्स, तो देखो, समराइजेस असेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है। असेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, इतनी चीजें आएगी आपकी बैलेंस शीट में। और हम असेट और लायबिलिटी को कैसे क्लासिफाई करेंगे, करंट और नॉन करंट। करंट नॉन करंट का डेफिनेशन हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं, राइट। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी असेट या कोई भी लायबिलिटी आपको क्लासिफाई करना है, और क्लासिफाई किसमें करना है, आइदर इट इज करंट और इट इज नॉन करंट। तो हमारा जो फॉर्मेट रहता है आपका एसीसीए के लिए, जो ये रहेगा फॉर्मेट, वो ये है। काफी सारे अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और क्या लॉ है। कॉन्सेप्ट जनरली सेम होते हैं प्रेजेंटेशन के, लेकिन कोई कोई इक्विटी ऊपर बताता है, कोई नीचे एसेट बताता है, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम पर्पस के लिए हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट्स, और बाकी सब होगा वो करंट एसेट, क्योंकि हमने बोला ना उसके अलावा कुछ नहीं है, आइदर यू आर करंट और यू आर नॉन करंट। तो नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो ऊपर आएंगे। नीचे आ गया इन्वेंट्रीज, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और कैश बैंक तो है ही, ठीक है। उसका हम टोटल कर देंगे, और उसी तरह से हमारे बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटी का फॉर्मेट है। तो बस ये फॉर्मेट दिया गया है हमें, अगर बैलेंस शीट का सम आता है फाइनेंशियल पोजीशन का, तो हमें इसी तरह से करना है, ठीक है। इक्विटी, अभी देखो, लायबिलिटीज और असेट में बोला था, असेट और लायबिलिटी में दो ही चीज हो सकती है, करंट, नॉन करंट। लेकिन हमारा जो क्रेडिट साइड होता है उसमें एक और चीज क्या होता है, इक्विटी। तो इक्विटी है, उसमें कोई करंट नॉन करंट की बात नहीं होती है।
तो सबसे मेन चीज तो यही होगा, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन तो इसका ही होगा, ऑर्डिनरी जो आपका शेयर कैपिटल है। इसके बाद पता है हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में हमने दो चीज पढ़ी थी, एक वो इरिडीमेबल हो सकता है, एक रिडीमेबल हो सकता है। रिडीमेबल को हम किसकी तरह ट्रीट करते थे, डेट की तरह, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फिक्स था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इसको इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे, और उसी तरह से उसका डिविडेंड को भी उसी तरह से रिटेन अर्निंग्स में, राइट, याद है ना वो डिस्कशन। तो एनीवेज, तो उसी वजह से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा इक्विटी का पार्ट है। शेयर प्रीमियम जो हमने फेस वैल्यू, जो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हम लेते थे, उसको पता है ना शेयर प्रीमियम में डेबिट करते, अरे क्रेडिट करते थे, तो सारा पैसा इकट्ठा हो गया, हम इक्विटी के नीचे यहाँ दिखाएंगे। सरप्लस अभी डिस्कस किया, अनरियलाइज्ड गेन, क्या अनरियलाइज्ड गेन, और बाकी सारा रिटेन अर्निंग। सर ये कहाँ से आएगा, अरे हमने देखो क्या किया, समरी किसकी बनाई, असेट लायबिलिटी इक्विटी, तो वो प्रॉफिट का क्या होगा, प्रॉफिट रिलेटेड आइटम्स तो हमने टच ही नहीं किया, तो वो जो सारे आइटम्स होती है वो P&L में उनका बैलेंस राइट ऑफ हो जाता है, और जो नेट रिजल्ट आता है उसको हम ले जाते हैं रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल क्योंकि जनरली हम क्या होता है कि साल के एंड में तो प्रोविजन ही क्रिएट करते हैं, एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी कर देते हैं करंट लायबिलिटी, और नेक्स्ट ईयर में उसको पे करते हैं, तो जनरली वो क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। अभी आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी समझा गया है, ये हमने कब का पढ़ लिया स्टार्टिंग में, क्या था हमारा पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस। ये कौन सा है, IAS 1 में डेफिनेशन दिया है करंट एसेट का, जब हमने पढ़ा था तब हम करंट एसेट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे, ठीक है। 12 मंथ आपको सब पता है, रियलाइज वाला करंट एसेट में क्या आता है। दूसरा कंडीशन क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये तीन को देख के, तीनों ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट क्या बोला, हेल्ड प्राइमरी फॉर ट्रेडिंग पर्पस, सेकंड बोला एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, और थर्ड बोला कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरी कोई इन्वेंट्री है, मेरी कोई इन्वेंट्री है, ठीक है, उसको 12 मंथ से ज्यादा टाइम लगता है रेडी होने में, तो आप क्या करोगे, उसे करंट एसेट मानोगे या नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑपरेटिंग साइकिल वाला वर्ड यूज नहीं किया ये डेफिनेशन में। मानेंगे, क्योंकि देखो 12 मंथ में नहीं आएगा वो, लेकिन यहाँ तो आएगा ना, प्राइमरी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, गॉट इट। तो आपको डेफिनेशन का इंटेंशन समझना है, ठीक है। प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग यानी कि हमने वो चीज खरीदी ही बेचने के लिए है, ठीक है। जबकि हमारा नॉन करंट एसेट में क्या होता है, हम मशीन्स, प्लांट एंड मशीनरीज, बिल्डिंग्स, ये सब खरीदने के लिए थोड़ी ना, अरे बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस उसका क्लासिफिकेशन का मेन रूल है। 12 मंथ वाला तो हमको पता ही है, जनरली हम वही फॉलो करते हैं। और कैश इक्विवेलेंट यानी जल्द से जल्द हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से करंट लायबिलिटीज, सिमिलर टू दोस, यहाँ पे लिखा है उन्होंने एक्सपेक्टेड टू सेटल इन नॉर्मल क्लोज, ट्रेडिंग के लिए 12 मंथ वाला हमें पता है। यहाँ पे एक एडिशनल है, ये company does not have an unconditional right to defer settlement for at least 12 months, ठीक है। उस लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटी मानोगे जिसके पैसे आप 12 मंथ से ज्यादा पीछे नहीं धकेल सकते हो। सर मतलब, यानी कि लेट से कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है 6 मंथ के अंदर, ठीक है, और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है लेंडर के साथ वो यह है कि हमें उस पैसे को उसी तारीख को देना ही पड़ेगा। लेट से कोई ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, तो फॉर सम स्पेसिफिक डेट पे हमें पेमेंट करना ही है, ठीक है। तो हमारे पास कोई राइट है ही नहीं कि हम उसको पीछे ले जा सके, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं कि डू नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप बैंक को जाके मिलते हो तो वो बोलता है कि ठीक है चलो आप ये इंस्टॉलमेंट में आप कुछ चेंजेस करते हैं आपको, ठीक है, और बोलते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर से इंस्टॉलमेंट देना। लेकिन जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो गया डील, तब तक वो क्या है, आपके पास राइट नहीं है उसको पीछे करने का। नॉर्मली ऐसा हो जाता है, यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आगे होंगे एग्जाम किट में, जहाँ पे आपको इसका यूज करना होगा।
तो अभी के लिए आप ये समझ के रखो कि क्या आपके पास अनकंडीशनल राइट है कि आप चाहो तो 12 मंथ्स के बाद पेमेंट करो, अगर है तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। और अगर आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में आप करो ना करो अलग बात है, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई राइट है कि आप जो पेमेंट है उसको पोस्टपोन कर सको 12 महीने से ज्यादा? अगर नहीं है तो वो क्या है, आपका करंट लायबिलिटी। तो बस ये तो हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली बैलेंस शीट खत्म हो गया। बैलेंस शीट का मेन चीज क्या था, असेट और लायबिलिटी दोनों में क्या था, करंट होगा या नॉन करंट होगा, राइट। इक्विटी तो इक्विटी होता ही है। स्टार्ट करते हैं हम असेट से, उसके नीचे नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, उसके बाद इक्विटी, उसके बाद क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से पी एंड एल का फॉर्मेट दे दिया। अभी इसके पी एंड एल वाले में हमने कितने सारे ये चैप्टर सॉल्व किए थे। वो सेल्स करते थे, फिर क्या करते थे, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमारा मेन फॉर्मूला तो यही रहता है, और ये करने से क्या मिल जाता है आपको, क्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें मेरे कोई सिखाने जैसी बात तो है नहीं, आपको सब पता ही है। क्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, ये बताए क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड। इसीलिए कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल आइटम, समझे फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। जबकि कैरेज इनवर्ड क्या होता है, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वो ऊपर आ जाता है। एनीवेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि आपका ऑफिस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड ऑफिस हो गया, राइट, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस। तो उसके बाद जो आएगा वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा प्रॉफिट है, अभी भी वो नेट प्रॉफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि तो आपके दूसरे एक्सपेंसेस पे होती है। तो ये जो प्रॉफिट है वो स्ट्रिक्टली इन रिलेशन टू ऑपरेशन, कि आप जो परचेज और सेल कर रहे हो ना, वो ट्रांजैक्शन में से ये आपका रिजल्ट है, राइट। मे बी लॉस, मे बी प्रॉफिट, लेकिन ये रिजल्ट किसका है, स्ट्रिक्टली आपके ट्रेडिंग ऑपरेशंस। लेट्स से आप बिल्डर हो, आप बिल्डिंग्स बना के बेचते हो, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो स्ट्रिक्टली वही होगी। सारे इनकम जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, और सारे एक्सपेंसेस जो बिल्डिंग बनाने में आपने और सेल करने में लगा है। बेसिकली क्या है, ऑपरेशन। क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन की जो रिजल्ट है वही यहाँ पे दिखाया जाएगा। सर तो और क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि आपके पास आइडल फंड होता है, ठीक है। लेट्स से पहले हम फाइनेंस कॉस्ट लेते हैं। सबके पास ऐसा तो होता नहीं कि आपको जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो आपके पास कैश पड़ा होगा, राइट। बिजनेस को लोन वगैरह लेना ही पड़ता है। आप लोन लोगे तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या ये आपका ऑपरेशन, आपका काम है क्या लोन लेना और लोन रीपेमेंट करना? नहीं। तो क्या होता है, प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन में वो नहीं इंक्लूड हुआ होता है। लेकिन क्या वो आपका प्रॉफिट कम करेगा? हाँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, मेरे जेब से पैसा जा रहा है। तो इसलिए हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। अभी जब आपने फाइनेंस कॉस्ट इनकर किया होता है ना, कई बार क्या होता है, आपके पास फाइनेंस आ गया, राइट, लेकिन चीजें पार्ट्स में काम किए जाती है ना। आपने लेट्स से 10 करोड़ का लोन ले लिया, राइट, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग ही प्रोजेक्ट में 10 करोड़ थोड़ी ना पे कर देना पड़ेगा। आप ग्रेजुअली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, पहले 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, फिर 5 की होगी, फिर 7। तो क्या होता है, वो जो आइडल फंड होता है वो कोई अपने बैंक में रख के तो रखेगा नहीं, राइट। कोई फुलिश नहीं होता है। तो उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट इनकम अर्न करने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या हमारा काम ये है कि लोगों से पैसा लेकर फिर उसका इन्वेस्टमेंट करना? नहीं। इसलिए वो क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में उसे दिखाना गलत हो जाएगा, इसलिए उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा इनकम तो है ना। तो क्या हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद इन्वेस्टमेंट इनकम और फाइनेंस कॉस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बची, क्या, टैक्स। इसलिए उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स और एनपी। क्लियर। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इसी तरह से वर्टिकल फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन करना है। अब हमारे गए वो आपके टी फॉर्मेट में जो हम पी एंड एल बनाते थे उसका, ठीक है। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले जीपी फाइंड करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेशन, ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा, राइट। क्योंकि उसमें क्या नहीं होगा, जो पैसा का जो हमारे ऑपरेशन के अलावा का जो एक्सपेंस है, ऑपरेशन के अलावा जो एक्सपेंसेस है वो उसमें नहीं होगा। फिर क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट इनकम और फाइनेंस कॉस्ट। ये सब करने के बाद सिर्फ एक ही एक्सपेंस बचता है, वो क्या है, टैक्स एक्सपेंस। इसलिए उसके पहले के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद क्या आएगा, नेट प्रॉफिट।
ठीक है, फॉर्मेट देख लेना है, 5-6 सम्स करोगे तो आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना का आ जाता है क्वेश्चन में तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, तो सर वो कहाँ है? देखो उसने क्या बोला, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि वो अनरियलाइज गेन है इसी वजह से, बाकी वो है तो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा, नॉट रियलाइज्ड गेन्स। बेस्ट एग्जांपल जो हम ले रहे थे, रिवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट, द गेन इज नॉट रियलाइज्ड अंटिल द एसेट इज सोल्ड। अभी हमने डिस्कस किया, हमारा बिल्डिंग 10 लाख पे था बुक्स पे, लेकिन अब हमने उसको 50 कर दिया, लेकिन क्या वो 40 लाख मुझे आज मिलेगा? नहीं, जब मैं बेचूंगा तब ही मिलेगा, राइट? तो अभी वो कैश नहीं है, वो क्या है? अनरियलाइज्ड गेन। तो हम क्या चाहते हैं कि इसी वजह से चाहते हैं कि जो पता है हमने आगे क्या गिना, नेट प्रॉफिट। तो ये वाली फिगर में हम चाहते नहीं है कि क्या ऐसी सारी एडजस्टमेंट्स हो। बेसिकली अनरियलाइज्ड गेन को कंसीडर करके हम नहीं चाहते कि हमारा प्रॉफिट और लॉस हम फाइंड करें। ठीक है, और मेक सेंस, राइट? अनरियलाइज को आप क्यों हमारे प्रॉफिट में गिन रहे हो? कई बार क्या होता है कि इवन दो कोई चीज को हम प्रॉफिट पे बेच सकते हो, उसे बेचने का हमारे पास कोई क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही नहीं होता है। अपने आपका फैक्ट्री चल रहा है, आपका फैक्ट्री का वैल्यूएशन अगर हो जाता है 40 करोड़ से 50 करोड़, तो अभी क्या आप सेल करोगे? अगर सेल कर दोगे तो बिजनेस कहाँ करोगे? तो कई बार क्या होता है, ये प्रॉफिट्स कभी रियलाइज ही नहीं होने वाले, तो उसके हिसाब से खामों का आपका P&L में आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये सारे स्टोरी का निष्कर्ष क्या है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L बनेगा वो तो है ही, आगे अभी हमने पढ़ा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन, उसके बाद ऑपरेशनल प्रॉफिट्स, उसके बाद जो हमने फंड लिए उसका ऊपर इंटरेस्ट, और जो आइडल फंड था उसको इन्वेस्ट किया उसका इनकम। उसके बाद सिर्फ एक ही एक्सपेंस बच जाता है, वो टैक्स एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया रिवैल्यूएशन वगैरह, तो क्या होगा, उसी के नीचे आप क्या कर दोगे, एक ओसीआई में लिख दोगे। देखो स्टेटमेंट ऑफ, इसका नाम ही देखो क्या है, प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया और नीचे क्या कर दोगे, ओसीआई, जो भी प्लस माइनस होगा वो, और उसके बाद आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव यानी P&L प्लस ओसीआई। गॉट इट? एक आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जनरली लोग यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, क्या, P&L और उसके नीचे ओसीआई। ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में आ जाता है, टोटल प्रॉफिट का भी आइडिया आ जाता है और उसमें से कितना अनरियलाइज्ड है वो भी पता चल जाता है। लेकिन उसने क्या बोला कि आपके पास एक ऑप्शनल दूसरा ऑप्शन भी है, कैन चूज का मतलब क्या है, मैंडेटरी नहीं, राइट? मैंडेटरी होता तो वो क्या वर्ड यूज करता, शुड। इसने क्या बोला, कैन चूज। क्या बोल रहा है कि टू सेपरेट स्टेटमेंट। सर मतलब, अरे कुछ नहीं, वो बोल रहा है कि आप अलग से बनाओ। क्या बोल रहा है वो, कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ और उसके बाद एक दूसरा स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि देखो हमने यहाँ क्या किया, एक ही स्टेटमेंट में कवर कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो P&L वाला नेट प्रॉफिट आया, उसके नीचे हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव का प्रॉफिट ले लिया, ये वाला, और उसके बाद एक टोटल निकाल दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द ईयर। तो ये क्या बोल रहा है, कैन चूज, यानी कि ये क्या है, ऑप्शनल ऑप्शन है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। क्या बोल रहा है, आप दो अलग ही स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, ऐसे नीचे उसी स्टेटमेंट में मत लो, एक अलग से ही स्टेटमेंट प्रिपेयर करो दोनों के। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद क्या है, आइटम्स रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर। सर ये क्यों हमारे से स्पेशल अटेंशन मांग रहा है? तो ये क्या है, वन ऑफ, लिख देना वहां पे, वन ऑफ ट्रांजेक्शंस। सर वन ऑफ यानी कि नॉर्मली हमारे ट्रांजैक्शन में, रूटीन ट्रांजैक्शंस में ऐसा कोई ट्रांजैक्शंस होता नहीं है। तो सर हम क्यों उसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका जो भी प्रॉफिट है लॉस पे जो इम्पैक्ट आया, किसकी वजह से, वन ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से, उसकी वजह से कोई मिसलीड ना हो। सर मिसलीड यानी कि कई प्रॉफिट और कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो हम हर साल नहीं करते, वो रेयर ऑफ रेयर सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन समझो कि अगर वो प्रॉफिट था
लेट्स से हमने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया कि हमारा प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ का, राइट? तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 10 सीआर से। पर ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया ना वो एबनॉर्मल है, यानी कि आपका रोज का ये काम नहीं है जो ट्रांजैक्शन आपने किया हो। सर हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसको हमने सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया तो जो नॉर्मल यूजर है उसको क्या लगेगा। लेट्स से हम हर साल 7-8 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, इस बार ये इसकी वजह से हमने 17 करोड़ कर दिया। तो अगर हमने ये स्पेसिफिकली सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया कि भाई ये एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, हर साल नहीं होगा, तो यूजर को क्या लगेगा, क्योंकि भाई ये कंपनी है ना 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती है, यानी कि नेक्स्ट ईयर वो ऑलमोस्ट 17-18 करोड़ को कमाएगी। ये जो आपका गलत इंफॉर्मेशन हो जाता है वो, यानी कि क्या होता है कि मार्केट में आपका इमेज है कि आप 17 करोड़ पर एनम बना रहे हो, ठीक है, लेकिन वो गलत है। उसी तरह से कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन की वजह से लॉस भी हो सकता है, राइट, लेकिन वो वन ऑफ है। तो लेट्स से वो 7-8 करोड़ का जो मेंटेन किया है हमने रेगुलर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 3 करोड़। तो उसमें भी ये जरूरी है कि हम देखा है कि भाई ये जो 10 करोड़ का जो हमें लॉस हो गया ना वो तो एबनॉर्मल था, वन टाइम है, बाकी हम अभी भी 7-8 करोड़ जो हमारा रेगुलर है वो प्रॉफिट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि व्यूअर को बेटर पिक्चर मिले हमारे प्लान्स का, उसकी वजह से ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि ऐसे जो भी क्या वन ऑफ चीजें आए उसे हम ध्यान में रखें। देखो, सिग्निफिकेंट वन ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स need to be disclosed because not part of normal trading activity। अगर हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर देंगे तो वो डिस्टोर्ट कर देगा। डिस्टोर्ट यानी कि वो पिक्चर थोड़ी खराब कर देता है। अभी हमने डिस्कस किया ना, किसी को लग रहा है कि 17 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, किसी को लगा कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कोई वन ऑफ ट्रांजेक्शन को सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपके फिगर्स का जो एक्चुअल स्टैंड है वो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उसने क्या बोला कि आपको ये कहाँ डिस्क्लोज करना है, सेपरेटली डिस्क्लोज ऑन द फेस और इन द नोट्स, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जहां स्टार्ट हो रहा है उसमें प्रॉफिट और लॉस में, और दूसरा क्या बोला कि नोट्स में। ओके सर, एग्जांपल्स तो नीचे दिए हुए। क्या दिया, रिस्ट्रक्चरिंग। अभी रिस्ट्रक्चरिंग क्या हम रोज रोज थोड़ी ना करते। दूसरा क्या है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो, हम जो असेट खरीदते हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीदते। हम क्यों यूज करते हैं नॉन करंट एसेट, हम उससे बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, हम उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा ये जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो कोई हमने नॉन करंट एसेट बेचा है, वो हमारा रोज का काम है नहीं, तो उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए। आएगा क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ये चीज ध्यान में रखें कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से ये जो पार्ट है वो क्या है, वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसी तरह से इम्पेयरमेंट, जो हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन हो जाता है ना, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो जनरली क्या करते थे, हम प्राइस बढ़ा देते। तो अगर किसी एसेट का प्राइस कम हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। और पता है ना फ्रेंड्स, इम्पेयरमेंट का इफेक्ट कहाँ देते थे हम, P&L में, क्योंकि हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है। इम्पेयरमेंट का मतलब भी क्या है कि वैल्यू कम हो गई है, अभी हुआ नहीं है लॉस, लेकिन हमने अकाउंटिंग में आपने बचपन से देखा होता, हम क्या करते हैं, एक्सपेंस के साइड हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अगर हमें लग भी रहा है कि ये एक्सपेंस है तो हम क्या करते हैं, बुक कर लेते हैं। लेकिन रेवेन्यू में ऐसा नहीं। आपने कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी वाले में भी देखा होगा, तो कंटिंजेंट एसेट एकदम 100% वर्चुअली सर्टेन हो जाए तभी रिकॉग्नाइज कर देते, पता है ना। जबकि कंटिंजेंट हम कहाँ चालू कर देते थे, पॉसिबल में, प्रोबेबल में, राइट, डिस्क्लोजर चालू कर देते थे। तो उसी वजह से इम्पेयरमेंट का क्या होता है, P&L में आता है इफेक्ट। वो तो मैं जस्ट आपको अकाउंटिंग दिखा रहा हूँ। ये उसने 3 एग्जांपल दिए। ऐसा अगर कुछ हो तो क्या करोगे, सेपरेट लाइन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर सेपरेट लाइन यानी कि सबके अंदर ऐसे छुपा के मत डाल दो सर, मतलब ये है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ऐसे किसी में हमें मत डाल देना। आप उसमें सेपरेट लाइन आइटम रखोगे कि अगर जीपी के नीचे आएगा कि भाई प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक लाइन आइटम ही उसका डिफरेंट होना चाहिए।
तभी आपको पता चलेगा ना। ये सारे अंदर के अंदर क्या होगा कि हम अगर एक लाइन आइटम बना देंगे कि भाई ये स्पेसिफिकली वन ऑफ ट्रांजेक्शन के रिलेशन में जो है प्रॉफिट, तो अगर पूरा अगर कोई फिगर होगा राइट, यहाँ पे हम लिख देंगे 12 लाख 11 लाख, ठीक है, और नीचे प्रॉफिट आएगा 44 लाख। तो बंदे को देख के ही पता चलेगा कंपैरिजन की भाई देखो ये 44 में ना 11 लाख का इम्पैक्ट तो ये वाला है जो वन ऑफ ट्रांजेक्शन है। गॉट इट। तो पर्पस ये है हमारा प्रेजेंटेशन। तो शीट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पढ़ ली। अब क्या आया, चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, ओनर्स इंटरेस्ट इन कंपनी, हमें पता है। वो भी कौन सा होता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट, यानी कि सारा असेट और लायबिलिटीज खत्म करके बाद जो एसेट बचेगा वो हमारा रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, वो होता है इक्विटी। हाँ देखो लिखा ना, व्हाट इज लेफ्ट इन द बिजनेस व्हेन इट ceases टू ट्रेड, ऑल द असेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड ऑल द लायबिलिटीज आर पेड। और जो भी बचता है वो क्या करते हैं, हम इक्विटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आया, इक्विटी में क्या होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने डिस्कस किया था ना, कब आ रहा था, टेंजिबल नॉन करंट को रियली रिवैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन क्या है वो नॉट रियलाइज्ड। पूरे में यही सब रिपीट किया हुआ है, ठीक है। सो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स। एनीवेज, रिटेन्ड अर्निंग ये क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय बिजनेसेस। कब से, सिंस इट इनकॉर्पोरेटेड। सर सिंस इट कैसे, तो मैंने बोला ना हर साल अगर आप उसमें डालते रहोगे आपका प्रॉफिट, तो जब से स्टार्ट किया तब से लेके जितना भी प्रॉफिट किया होगा वो कहाँ पड़ा होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड एज द नेम सजेस्ट, क्या वर्ड क्या है, रिटेन, जो हमने रखा है हमारे पास अर्निंग्स, ठीक है। देखो ये फॉर्मेट दे दिए। तो हमने डिस्कस किया कि इक्विटी में क्या आता है, तो शेयर कैपिटल आता है। प्रीमियम क्या आता है फ्रेंड्स, तो नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जो भी पैसा मिला आपको शेयर में वो कहाँ होगा, प्रीमियम में। रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। इसमें क्या होगा, बैलेंस स्टार्टिंग में होता है और पूरे साल आपने जो भी प्लस माइनस किया ये ट्रांजेक्शन, और उसके बाद क्लोजिंग, यानी कि पूरा मूवमेंट रिकॉर्ड किया जाता है किसका, इक्विटी में चेंजेस का। और इक्विटी का पार्ट क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया। ओपनिंग से स्टार्ट करोगे और साल के अंदर ये सब क्या होता है, बोनस इश्यू किया, राइट शेयर इश्यू किया, तो आपका शेयर कैपिटल चेंज होगा, प्रीमियम चेंज होगा, राइट। डिविडेंड देने से आपका रिटेन्ड अर्निंग कम होगा, क्यों, अरे बोला ना मैंने रिटेन्ड अर्निंग है। अगर आप उसमें से किसी और को कोई डिविडेंड दे दिया तो वो आपका रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट नहीं रहना चाहिए ना, तो वो हम रिड्यूस कर देते, देखो डिविडेंड्स। गॉट इट। तो ये पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना है। फॉर्मेट में कुछ खास चीज है नहीं, हमें पता ही है भाई क्या होता है। इक्विटी के पार्ट्स क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसी में पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं वो प्लस माइनस करके हम क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचेंगे। गॉट इट। ओपनिंग आया, साल के ट्रांजैक्शन और क्लोजिंग। अब किसकी बात हो रही है, डिस्क्लोजर नोट्स। तो वेराइटी ऑफ रीजन है, कभी कभार क्या होता है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग पॉलिसी। सभी जो यूजर होता है वो जो थोड़ी ना एसीसीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी होता है वो। सर कहने का मतलब वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है ना, उसे हर चीज का अकाउंटिंग पॉलिसीज और सब पता होना क्या जरूरी होता है, नहीं होता है। तो क्या होता है, कई बार हमने वो एक्सप्लेन करने के लिए भी नोट्स बनाई होती है। इसने क्या बोला, वैरायटी ऑफ रीजंस, तो उसमें से एक बताया कि हम चाहते हैं कि हम यूजर्स को एक्सप्लेन करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। दूसरा, ओपनिंग और क्लोजिंग में जो मूवमेंट किया हमने, मेजर आइटम्स, हाउ सर्टेन बैलेंसेस आर कैलकुलेटेड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने जब वो चैप्टर पढ़ा था रिवैल्यूएशन का, तो उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में पता है हम बोल रहे थे कि हमने क्या मेथड यूज की, हाउ डिड वी रीच टू वैल्यू, ठीक है। इस ईयर का रिवैल्यूएशन गेन लॉस क्या है। तो उसी तरह से कई बार हमने जब स्पेशल ट्रीटमेंट किया होता है या कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन होता है, तो हम कैसे पहुंचे वो बैलेंस को वो भी दिखाना है। हमने कौन से रजिस्टर्ड वैल्यूअर की मदद ली, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन में हमने बोल दिया 1 करोड़ की चीज 100 करोड़, तो उससे आपका इक्विटी तो 99 करोड़ से बढ़ जाएगा, तो ऐसे नहीं चलता। आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट चाहिएगा,
तो ये आएगा कि हाउ सर्टेन बैलेंसेस, तो हम उसमें डिस्क्लोज करेंगे भाई ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, इस नंबर के सर्टिफिकेट पे उसने वैल्यूएशन दिया है, राइट। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, डिस्क्लोजर नोट्स में क्या क्या चीज आ सकती है, तो उसने क्या बोला, वेराइटी ऑफ रीजंस। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस समझा रहे हैं, किसमें मेजर आइटम्स, कोई बड़ी बड़ी लाइन आइटम्स हो वो, और हाउ सम बैलेंसेस आर कैलकुलेटेड। और दूसरा लास्ट एज आई एक्सप्लेन कि फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा चीज समझ सके, टू बी अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि वो सबका फाइनेंस बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है ना, अकाउंटिंग बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है अगर सब यूजर्स का। तो हम क्या चाहते हैं कि एक नॉर्मल बंदा, तो उसका नॉर्मल आईक्यू हो, तो वो इतनी सी चीज तो समझ पाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बैलेंस शीट से। गॉट इट। फॉर दिस एग्जाम यू डू नॉट नीड टू नो द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट। मैंने बोला था ना कि सारे डिस्क्लोजर नोट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, और जो नोट्स रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो फ्रेंड्स, 7 and 8, 12 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग, ये आप इस चैप्टर में है, और इन्वेंट्री। उसने हर एक चैप्टर में डिस्क्लोजर नोट्स लिखे थे, लेकिन ये आप अपना बुक में हाईलाइट करके रख दो, डिस्क्लोजर नोट्स ये 4 चैप्टर के आपको याद रखना है आपके सारे चैप्टर्स में। लेकिन कौन से चैप्टर के डिस्क्लोजर नोट्स एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये सब नॉन करेंट प्रोविजन, ये हाईलाइट करके रखना। ये वाले डिस्क्लोजर नोट्स आप जाके फिर उस चैप्टर में से देख लेना, और वहां पे भी मार्क कर देना कि ये एग्जाम के पार्ट है सिलेबस का। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एग्जाम इलस्ट्रेशन। क्या बोला, ट्रायल बैलेंस दिया, ओके, आगे क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, और उसके बाद क्या बोला, प्रॉफिट और लॉस, ओसीआई एंड बैलेंस शीट। देखा क्वेश्चन, अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो बेसिकली ऐसे सम्स आएंगे आपको, ये सम्स की आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से भी। 2-3 बार आपको ये सारे फॉर्मेट्स में सम खुद से करने हैं, ताकि आपको पता चले कि पूरे लेंथी सम्स में आप कहाँ कुछ मिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी कोई टेक्निकल चीज होती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ये पूरा लेंथी सम है, इसमें कितने सारे एडजस्टमेंट है, तो वो सारे एडजस्टमेंट क्या आप कर पा रहे हो वो देखना जरूरी है। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। क्या होगा, आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि क्या एडजस्टमेंट हमें करने हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो हम देख लेंगे कि पूछा क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ पी एंड एल पूछा होता है, हम उसी एंगल से अपना दिमाग चलाएंगे, ठीक है। लेकिन इसने सब पूछ लिया है, पी एंड एल और बैलेंस शीट दोनों, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या फिगर्स है, क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट समझेंगे, और उसके बाद हम पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सम को कैसे हैंडल करना है, ठीक है।
आपको इन्फॉर्मेशन देख के क्या समझ जाना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स एंड परचेस दिया हुआ है, ओके, ये सेल्स होगा, राइट, क्रेडिट है वो। इन्वेंट्री एट 1 जनवरी, ट्रायल बैलेंस में फ्रेंड्स हमेशा कौन सी इन्वेंट्री होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होती है। रिटर्न्स 1200, 1600, आपको अपने दिमाग से समझ आ जाना है कि कौन सा सेल्स रिटर्न है और कौन सा परचेस रिटर्न है। वेजेस दिया, रेंट दिया, एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इररिकवरेबल डेट्स, यानी कि बैड डेट है, हमने क्या किया होगा एंट्री, इररिकवरेबल डेट डेबिट टू रिसीवेबल्स। उसी तरह से ये अलाउंस है फॉर रिसीवेबल्स 588, और क्या लिखा 1 जनवरी, यानी कि ओपनिंग अलाउंस है। सन्ड्री इनकम दिया, यानी कुछ मिसलेनियस इनकम हुआ होगा, लाइट एंड हीट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। अब ये देखो क्या आ गया, असेट आ गया, समझ रहे हो? ये क्या था? इक्विटी था, यहाँ पे पी एंड एल आइटम्स थे, अब यहाँ पे देखो असेट आ गया। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, उसमें फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एट कॉस्ट, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लैंड और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ है फ्रेंड्स? तो लैंड में डेप्री नहीं होता है, पता है ना। रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, इनकम टैक्स अंडर प्रोविजन, ये कौन सा होगा? और देखो एक दूसरा अलग से एक असेट दे दिया, बिल्डिंग एट कॉस्ट, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सा दिया है? एट 1 जनवरी। अगर वो 1 जनवरी का रिटेन्ड अर्निंग्स बोल रहा है, उसका मतलब क्या है पता है फ्रेंड्स? सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक का जो प्रॉफिट जो हमने कंपनी में रिटेन किया है वो कितना है? 1,04,800। तो उतना ही था टीबी भी। देखो ये टीबी में क्या कोई भी चीज ऐसी थी जिसका आपको पता ना हो कि इफेक्ट क्या आएगा? यू नो एवरीथिंग ना, वेजेस कहाँ ले जाने हैं, रेंट कहाँ ले जाना है, सेल परचेस कहाँ ले जाना है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज यहाँ पे थी नहीं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज होती है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें वो जनरली एडजस्टमेंट्स देते हैं। इन्वेंट्री एट 31, ऑब्वियसली उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो देंगे, तो वो उन्होंने दिया। रेंट वॉज प्रीपेड बाय $1,000, देखा, ये सब चीज की वजह से क्या होगा, आपके पी एंड एल में इम्पैक्ट आएगा। रेंट वॉज प्रीपेड बाय 1,000, यानी कि आपका जो रेंट एक्सपेंस है 13,000 है, उसमें से क्या है 1,000 प्रीपेड है, यानी कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस कितना होगा फ्रेंड्स? 12,000। लाइट एंड हीट ओड वॉज $460, ओड यानी कि अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग, हमें पे करना है। लाइट एंड हीट आ गया, लाइट एंड हीट ये रहा। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 460। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा आपके 3074। लैंड इज टू बी रिवैल्यूड टू $250,000, यानी कि लैंड आ गया हमारी लैंड। हाँ, इसको कहाँ ले जाना है? 250,000 पे। Following a final review of the receivables at 31st December 2015, decided to write off. Write off यानी क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑफ अनदर डेट ऑफ $130 का मुझे जर्नल एंट्री बताओ, चलो जाग रहे हो ना? राइट ऑफ डेट अगर मैं 130 बोल रहा हूँ तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? शॉर्ट में बोलो, क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? राज क्या लग रहा है? नो कमेंट्स?
भूल गए क्या? क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया यार? सही है एंट्री, ये रिकवरेबल डेट एक्सपेंस टू रिसीवेबल्स, उसमें इतना क्या सोचना। एनीवेज, एंट्री जानना क्यों जरूरी है? तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा। 130 का डेट उसने राइट ऑफ करने का बोला, उससे क्या होगा, आपका जो इररिकवरेबल डेट है उसमें 130 बढ़ जाएगा, और आपका जो रिसीवेबल्स है, कहाँ दिया है, हाँ जो डेबिट में है, यहाँ पे क्या करोगे, -130, क्योंकि हमारा एंट्री क्या है, गॉट इट। The entity also adjusted the allowance for receivables to $516। क्या किया, ओपनिंग दिया हुआ था उसको कहाँ ले जाना है, 516। अभी इसका भी एंट्री क्या होगा, चलो बताओ। अलाउंस फॉर रिसीवेबल को 516 ले जाना है, तो एंट्री क्या होगा, देखो मैं आपको ओपनिंग बता रहा हूँ, बुक्स में इतना है, इसको ले जाना है 516 पे, एंट्री क्या होगा, अलाउंस टू इररिकवरेबल डेट, यानी कि अलाउंस तो बढ़ाया हमने कितने से, अरे अलाउंस को घटाया हमने कितने से, 72 से, यानी कि यहाँ पे माइनस इफेक्ट आया। और उसी तरह से इररिकवरेबल डेट जो है उसमें भी क्या होगा, टू इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस किया, राइट, एक्सपेंस को क्रेडिट किया, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, -72। Fifth point, Crown Company estimated that income tax charge on profit for the year was $7,300। इनकम टैक्स दिया हुआ है, वो आपके ट्रायल बैलेंस में होगा नहीं तो ठीक है, तो इनकम टैक्स दे दिया 7300, ध्यान रखेंगे हम कि भाई सारा ट्रायल बैलेंस करने के बाद ये इनकम टैक्स, ये तो क्या है, अंडर प्रोविजन। इनकम टैक्स अंडर प्रोविजन यानी पता चला ना आपको कि लास्ट साल, लास्ट ईयर, इसके आगे के साल में जो हमने प्रोविजन किया था ना, वो $100 से कम किया था, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है वो, ठीक है। नया इस साल क्या प्रोविजन करना है वो उसने अभी बताया आपको, क्या बताया, 7300। ठीक है, एक्सपेंस होगा डेबिट और क्रेडिट होगा प्रोविजन। डेप्रिसिएशन का सिस्टम बताया कि भाई बिल्डिंग में 2% एन्युअली करते हैं एसएलएम मेथड से, फर्नीचर फिक्सर में एसएलएम करते हैं, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स अज्यूम किए, नो रेसिडुअल वैल्यू, और मोटर व्हीकल में 30% डब्ल्यूडीवी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जा रहे हैं। और हमारे डेप्रिसिएशन में सबके लिए क्या फॉर्मूला है, a full year's depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal, यानी कि हम वो मंथली मंथली के झंझट में नहीं पड़ते, ठीक है। अगर साल के अंदर आपने एसेट खरीदी, हम आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे, और अगर साल के अंदर एसेट बेची तो उस साल में कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। गॉट इट। अब आपका पूरा जो है क्वेश्चन हमने देख लिया, राइट। अब आपको स्टार्ट करना है उसका सॉल्यूशन, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है, ठीक है।
अगर आपको इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस का एंट्री नहीं पता होगा तो आप वो एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। है सारा बेसिक्स, अभी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई वेजिस है वो एक्सपेंस है, P&L में डेबिट आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सारा हमने आगे पढ़ा वो सब यहाँ पे यूज होगा। रिवैल्यूएशन का एक कौन सा हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसने एक एंट्री पूछ ली आपको लैंड में, तो ये सारा आपको अगर याद होगा कि हमने कैसे किया था क्या, तभी जाके आप ऐसे फुल फ्लेज सम्स सॉल्व कर पाओगे। एनीवेज, तो अब हम जाते हैं उसका सॉल्यूशन में। अभी देखो इसमें क्या होगा, आपको सब, हमें तो क्या बोला उसने कि आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है कि भाई रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद जीपी, उसके बाद सन्ड्री इनकम, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रॉफिट, इनकम टैक्स, राइट, और उसके बाद ओसीआई। लेकिन आपको ऐसा डायरेक्ट फिगर तो मिलेगा नहीं ना, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे लिखोगे आप डायरेक्ट, तो आपको हर चीज का क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी होता है रेवेन्यू। सर क्यों? क्योंकि उसमें आपको सेल्स फिगर लिखना है। क्या लग रहा है ये -1200 क्या हुआ सेल्स में से? एनी आइडिया? यस, सेल्स रिटर्न। तो रेवेन्यू के लिए नोट बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें दो ही चीज आ सकती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमने उसी तरह से वो पूरा अमाउंट ले लिया हमने। कहाँ गया रेवेन्यू हमारा, 365,200, उसके सामने ये रहा 365,200, और जो रिटर्न होगा ऑब्वियसली देखो रिटर्न उसके ऑपोजिट साइड होगा, तो जो सेल्स रिटर्न होगा वो डेबिट साइड होगा, इसलिए हम उसमें से माइनस करते हैं, राइट। तो 1200 हो गया, ये हमारा आ गया रेवेन्यू। हम पूरा आंसर ये फॉर्मेट में ही करेंगे, ठीक है। अभी देखो कॉस्ट ऑफ सेल में इतना इजी नहीं रहेगा, राइट, तो हम क्या करेंगे, उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सारे सम्स भी हम कर ही रहे थे स्टार्टिंग में, पता है ना, सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। और परचेस में परचेस रिलेटेड एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट में क्या था, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, यही करते थे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो हम फाइंड करने क्या जाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 23,340। उसके बाद क्या करोगे, परचेस, ये रहा 266,800, और परचेस के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, परचेस रिटर्न, राइट। तो 1600 माइनस भी कर दिया। और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया था, आपको एडजस्टमेंट की तरफ क्लोजिंग स्टॉक दिया था। कितना था, 25,680। तो वो भी हमने क्या कह दिया, फॉर्मेट क्या था हमारा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो उसके बाद जो ये आंसर आएगा 262,8600, वो क्या है आपका कॉस्ट ऑफ सेल है। तो उसे हम ले जाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे, राइट। तो उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करते थे, अब हमको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो हमने ट्रेडिंग रिलेटेड ही कॉस्ट देखा, तो कई सारे और खर्चे होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम हो गया, ठीक है, एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया। तो वो सब हम कब यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि ऐसा कोई आइटम है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, वर्किंग नोट 2। और आप देखो एक उसने सन्ड्री इनकम दिया था, पूरे ट्रायल बैलेंस में एक इनकम थी 1622, जो सेल्स के अलावा है, ठीक है। तो वो तो हमने एज इट इज रिकॉर्ड कर ली ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट है नहीं, क्योंकि होता तो वो तो सेल्स का पार्ट हो जाता ना। तो ये क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। अभी आप जो भी P&L आइटम्स थी नीचे, तो सारे असेट्स से हमने देख लिया एक्सेप्ट दिस वन।
राइट। तो ये जो भी एक्सपेंसेस है, एक तो हमारा जीपी आ गया, उसमें क्या था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब जो भी बचा वो क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है। तो उनको हम जनरली कहाँ ले जाएंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखो एज इट इज कॉपी कर देना है, वेजेस 46160, 46160 वेजेस। रेंट में देखो मैंने आपको बताया ना एडजस्टमेंट 13,000 है, और उसमें पीछे एडजस्टमेंट क्या था, 1000 प्रीपेड है। प्रीपेड है यानी कि आपने 13,000 पे कर दिया, लेकिन आपको पे कितना करना चाहिए था, 12,000। तो एक्सपेंस P&L में कितना चार्ज होगा, 12,000। तो देखो ये एडजस्टमेंट, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेंट में एडजस्टमेंट है इस तरीके से। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 13,000 वहां कॉपी कर लिया तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है। आप ट्रायल बैलेंस टैली करते रह जाओगे और लास्ट में आपको सस्पेंस डालना पड़ेगा। तो 13,000 माइनस 1000, 12,000। मोटर एक्सपेंसेस एज इट इज कॉपी किया, 3720। इंश्योरेंस 760, उसमें कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। और इरिकवरेबल डेट में हमने क्या बोला, 984 प्लस 130। क्यों उसने 72 नहीं लिया, ओके, नीचे अलग से बताया है, राइट। हमारा तो आई गया था वो 130 माइनस 72। तो 984 प्लस 130 माइनस 72, यानी हमारा ये जो भी है फिगर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, लाइट एंड हीट, ये भी देखो हमने किया हुआ है 3074, और हमारा आउटस्टैंडिंग था 460। तो देखो 3074 प्लस 460। बस ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, उसका ध्यान रखना था। बीओडी इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट था कोई नहीं था, तो एज इट इज 74। और ये असेट देख के आपको स्ट्राइक होना चाहिए क्या, कि भाई इसका डेप्रिसिएशन का क्या। तो उसके लिए आपने वर्किंग नोट 4 बनाए हुए, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन में 3 असेट है ना, तो उसका एक ही लाइन में कैसे आंसर आ जाएगा। तो जो मेथड्स बताई हुई थी वो, एक में बोला था 2%, ये 20% बोला था, यानी कि क्या बोला था, 5 ईयर्स में बोला था ना, और स्क्रैप वैल्यू 0 थी, यानी हो गया ना 20%। गॉट इट। और मोटर व्हीकल्स में क्या बोला था, रिड्यूसिंग बैलेंस, तो वो तो एकदम सिंपल हो जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो कहाँ गया मोटर व्हीकल्स, हाँ। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्री, जो आंसर आया उसके ऊपर हम रेट लगाते हैं, राइट। तो देखो माइनस करके 30% रेट बोला था, वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो इस तरह से आपको पहुंच जाएंगे 11,128, जो इस साल का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये तो 2% दिया हुआ था एसएलएम, तो डायरेक्टली ले लिया हमने। ये 20% के लिए उन्होंने क्या बोला था कि उसका रेसिडुअल वैल्यू 0 है और 5 साल उसका लाइफ है। समझो आप अगर 5 साल में कोई चीज राइट ऑफ हो जाने वाली है, उसका मतलब क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन 20% है। अगर वो नहीं भी करना है आपको, तो 28,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो वो आपने वर्किंग किया और डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे बस ये एक्सपेंसेस नोट डाउन करने में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो उसने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिए थे उसके अमाउंट ही चेंज करने में आप भूलना चाहो। और लास्ट में क्योंकि डेप्रिसिएशन वो देता नहीं है जनरली ट्रायल बैलेंस में, तो वो आप कैलकुलेट करना भूलना चाहो, ठीक है। और कोई गलती यहाँ पे नहीं हो सकती। ये सब प्लस माइनस करने के बाद ये जो 78418 आएगा वो हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो उसे हम यहाँ पे लिख देते। उसके बाद जो आया वो क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अब हम करेंगे इनकम टैक्स। उसमें कोई वर्किंग नोट बनाने की इस बार तो जरूरत थी नहीं, क्योंकि उसने क्लियरली दिया था ना कि 7300 है, और आपको 100 ये वाला ऐड करना था। मैंने तो आपको ऑलरेडी एरो कनेक्ट करके बता दिया था, फिर भी आपको वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। तो उसने वही क्या किया होगा, प्लस किया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्सपेंस है ना। लास्ट टाइम हमने कम प्रोविजन किया, तो लास्ट टाइम एक्सपेंस कम था, तो हमें इस साल लेना पड़ेगा,
ठीक है। इससे आपको पता चलता है दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, क्या प्रायर पीरियड आइटम्स, वो दूसरे साल का प्रॉफिट इस साल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है, और हमारे इंडिया में भी जो इंडिया है उसमें से भी वो कॉन्सेप्ट चला गया, यानी कि अभी कोई भी प्रायर पीरियड आइटम ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जब एक्सपेंस आपको पता चलता है आप बुक करो, ठीक है। एनीवेज, तो क्या हुआ, लास्ट टाइम हमने जितना भी टैक्स लेस से हमने अगर 500 बनाया ना प्रोविजन, तो हमारा टैक्स 600 आया था। आप समझे? तो हमने तब क्या है 500 ही एक्सपेंस बुक किया था, तो क्या होता है इस बार 100 और इस बार का जो एस्टिमेटेड है वो तो उसने दिया आपको एडजस्टमेंट में 7300, टोटल आ गया 7400 पे। तो ये ले हमने ले लिया माइनस प्रॉफिट फॉर द ईयर, बस माइनस करोगे तो यहाँ पहुंचोगे। और ये सब खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, अदर। आपको कैसे पता चला इस बार अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है? तो उसने दिया ना आपको, लैंड में उसने नहीं बोला 2,50,000 कर दो, यानी 1 लाख की चीज अगर असेट का वैल्यू बढ़ाना है तो एंट्री क्या होगा, लैंड डेबिट करना पड़ेगा 1.5 लाख से, क्योंकि असेट का वैल्यू बढ़ाना है। और क्रेडिट क्या करोगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड गेन है, ठीक है। तो देखो हमारा सरप्लस आ गया 1,50,000 और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गया 16,694, यानी कि ये आपके जो आधे मार्क्स थे वो हमने सिक्योर कर लिए, ठीक है। कुछ भी ऐसा था इसमें जो ना समझ आया हो? और ना ही मैंने कुछ नया सीखा है आपको इसमें, बस प्रेजेंटेशन कैसे करना है और वर्किंग नोट्स कैसे बनानी है और क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015। अभी क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ऊपर तो कुछ था नहीं, यहीं से स्टार्ट हो रहा था आइटम्स। देखिए अलाउंस होगा पार्ट, ठीक है। तो मोटर व्हीकल सेट कॉस्ट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए आप हमारा पूरा एक नोट बना देंगे आप, क्योंकि वो 3 असेट्स है। उसमें हमारा ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड रहता है फ्रेंड्स, क्या है, कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और करंट एसेट। ये अक्यूमुलेटेड कहाँ आता है, तो हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना फ्रेंड्स, तब भी हम क्या करते हैं, अक्यूमुलेटेड वो गिन लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे जरूरत पड़ेगी। ये हमने क्या किया, देखो उसने बोला 2% SLM यानी कॉस्ट के ऊपर किया, ये उसने दिया तो हमने कैसे किया होगा 28,000 माइनस 0.5। तो ये सब करके, और WDU में तो सिंपल था, ओपनिंग माइनस एक्यूमुलेटेड, उसके ऊपर आप परसेंटेज लगा दोगे। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ये इस साल का P&L मिला जो आप ले गए डेप्रिसिएशन में, लेकिन आपको ऑलरेडी उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, तो आप वो लिखेंगे क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो सिंपल है, 2,000 प्लस 6,000 8,000, ये तीनों चीज कहाँ आएंगी आपके नॉन करंट असेट में। ये चीज यहाँ आगे देखो, इजी। और कॉस्ट तो कभी चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज, बस यहाँ पे ध्यान रखना है 1 लाख मत ले लेना, ठीक है। रिवैल्यूएशन किया हमने, बाकी सब एज इट इज कॉस्ट रहेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे और आपका कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, 355,832। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है कि बुक्स में अमाउंट ये अमाउंट से कैरी हो रही है, तो ऑब्वियसली हम वो अमाउंट लिखेंगे यहाँ, कैरिंग अमाउंट। हमारा बैलेंस शीट में उसने पहली चीज क्या बोली थी कि आइदर असेट करंट होगी या फिर नॉन करंट। नॉन करंट हमने खत्म कर दी, तो बचा क्या, करंट एसेट्स। ये कहाँ से आएगा, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ये रहा 25,680, गॉट इट। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, हाँ चले जाते हैं हम यहाँ पे, कहाँ है हमारा रिसीवेबल्स, हाँ ये रहा। उसके लिए भी उसने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, वर्किंग नोट 6।
ये हमने देखा, ये हमने कर दिया था। देखो ये क्या था फ्रेंड्स, 130 का एडिशनल राइट ऑफ बोला था, पता है ना, डेट। ये देखो राइट ऑफ अनदर डेट, तो हमें पता है इसका इफेक्ट क्या होता है, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट टू रिसीवेबल्स, राइट। तो वो हमने तभी कर दिया था। और दूसरा इफेक्ट क्या बोला था उसने, कि अलाउंस को अब 516 पे ले जाना है, ठीक है। तो 130 माइनस 72, अरे ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ, रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है तो 17330 माइनस 130, क्योंकि हमने एक एडिशनल राइट ऑफ किया एडजस्टमेंट की वजह से। तो देखो 17330 माइनस राइट ऑफ, आपका रिसीवेबल इतना ही है, ये आपका आंसर आ गया ट्रेड रिसीवेबल का। लेकिन उसने दूसरा क्या किया था, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, यानी कि वो हमारा जो बैड डेट रिजर्व है वो हम माइनस करेंगे, ये आपका क्या हो जाता है, नेट रिसीवेबल 16684। और मूवमेंट क्या हुआ रिसीवेबल में, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एंट्री पता है ना, 588 था, हम उसको 516 पे लाए। तो ये पी एंड एल में हम डिक्रीज इन अलाउंस ले जाएंगे। एंट्री क्या करते हैं हम, आपने बोला भी ये चैट में, अलाउंस डेबिट टू इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस 70 टू 72 होगी, क्योंकि हमने 72 से रिड्यूस किया हमारा अलाउंस। ये जो फिगर है 16684, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि हम फिगर क्या रिपोर्ट करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपको पता चला हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्री करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट है वो लिखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में देखा आपने, हमने क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट निकाला, लेकिन उसमें से अलाउंस जो हमारा है वो रिड्यूस करके नेट रिसीवेबल्स ही दिखाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट समझ गए। अभी आप देखो प्रीपेड, ये क्या है, असेट है आपका। तो ये देखो 1000 एंड कैश एट बैंक, सर वो आउटस्टैंडिंग, तो ये तो लायबिलिटी है ना, वो करंट लायबिलिटी में आएगा। तो 1000 प्रीपेड, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज बचा, कैश, ये रहा जो ऑलरेडी दिया हुआ है 3312। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, आपने बना दिया और उसके बाद भी पता चल जाएगा आपको कि कौन सी अमाउंट रह गई है, ठीक है। सिर्फ कैश में टिक बाकी था, ये सब हमने असेट्स भी ले लिए। एनीवेज, तो 46676 आ गया आपका करंट एसेट्स, और आपका जो टोटल एसेट्स है वो क्या आ गए, 4,02,508। अभी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो एक्जैक्टली सीधा सीधा दिया हुआ ही था 1 लाख, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, राइट। और रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रेंड्स, एंट्री हमने किया ना, 1 लाख को 1 लाख को 2.5 लाख पे ले गए ना, तो उसकी वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा 150,000। और रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या किया फ्रेंड्स, देखो 104800, 104800 कहां से आया, ये देखो आज तक का रिटेन्ड अर्निंग्स ये था। और उसमें आप क्या प्लस करोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मत ले लेना, ये रियलाइज गेन नहीं है, ये तो कहाँ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक डिमार्केशन, एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ तक का प्रॉफिट ही हमारे बुक्स में आए, ये भी आ रहा है बुक्स में, लेकिन ये कहाँ ले जाते हैं हम, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। तो ये 16944 को ऐड करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो हमने वहां पे दिखाई दिया ना, देखो 150, तो उसको फिर से नहीं लाना है, बस हमारा जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन वाला जो नेट प्रॉफिट है उससे हम ले आते हैं। और रिटेन अर्निंग मैंने क्या बोला, सिंस इनकॉर्पोरेशन से लेकर आज तक का जो रिटेन किया हुआ है वो प्रॉफिट, राइट। तो इक्विटी खत्म। करंट लायबिलिटीज में देखो 73, देखो वो 100 तो क्या है, हमने प्रोविजन किया था लास्ट टाइम कम, उसकी वजह से अब हमारा लायबिलिटी, ये तो क्या होगा, जब पे किया तब पे कर दिया है। करंट लायबिलिटी में 7400 मत लिख देना, इस साल का प्रोविजन तो 7300 ही है, ठीक है। और ये अक्रूड एक्सपेंस कहां से आया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना,
दो थे, एक प्रीपेड था और एक आउटस्टैंडिंग था। प्रीपेड था वो करंट एसेट में जाएगा और ये देखो आउटस्टैंडिंग 460 वो करंट लायबिलिटीज में आएगा। और ट्रेड पेएबल में तो कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं था, एज इट इज 23,004। सिंपल। इसी तरह से इक्विटी हो गया और करंट लायबिलिटीज हो गया। नॉन करंट आपको दिया ही नहीं था, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। तो थोड़ा लेंदी रहेगा सम, लेकिन पैटर्न फॉलो करके आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आ जाएगा। एक सेम पैटर्न पे देखो, सेम लाइन पे उसने दूसरा टेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन देखो जब ये ऐसा बोलता है इसमें एक इक्विटी ऐड किया है, ठीक है। और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 में क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट। कि देखो लेंथी सम है, आपको मैं मेरे पास सॉल्व करने से आपको ये पैटर्न तो पता चल जाएगा, लेकिन क्या आप एक्चुअली कर पाओगे नहीं वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप ये सारे सम्स 5-6 बार आप खुद से सॉल्व ना कर दो। एक ही टाइम पे नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा कि आपका फ्लो कैसे जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने तो बहुत सी बैलेंस शीट P&L बनाई हुई है, ठीक है, तो मुझे पता ही होता है कि कहाँ से क्या जाने वाला है। एज अ स्टूडेंट आपने इतने सम किए नहीं अगर बैलेंस शीट के, तो हो सकता है आपको सॉल्व ना हो और हो सकता है आपसे सॉल्व भी हो जाए। लेकिन समझो अगर आपने ये एक सम सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स ले लिए तो एग्जाम में, तो क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको पूरा टेम्पलेट पता चले। ये इलस्ट्रेशन 1 में कहीं पे भी सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट वगैरह आया, आना तो नहीं चाहिए, पर कुछ हो तो बोलो तो हम डिस्कस कर लेते। और आपको मैं ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 एंड 2 होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से सॉल्यूशन देखे बिना ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखो और जो भी एरर आया है वो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आया तो। आना नहीं चाहिए, लेकिन ये अब अगर आप खुद से नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। मुझे सॉल्व कराने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये आपको पता चल रहा है कि नहीं। अभी तो मैं बोलूंगा कि अलाउंस में ऐसा प्लस किया, यहाँ पे प्लस किया, तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर ऐसा ही करते हैं हम भी, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल में आप ऐसा कर पा रहे हो? तो आपको क्या करना है, दो चीज होमवर्क में दी है मैंने, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 एंड 2 दोनों आपको खुद से करने हैं। स्टार्ट करने के बाद पूरा सॉल्यूशन आने तक सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, ठीक है। पूरा आंसर, भले बैलेंस शीट टैली हो ना हो, P&L आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई एंट्री नहीं समझ आ रही है, कोई बात नहीं, पूरा सम खुद से करो। P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और जहां इक्विटी पूछा है वो भी बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप देखो सॉल्यूशन, और अगर जो भी ट्रांजेक्शन में डाउट आ रहा है वो हम कल के सेशन में, सबसे पहले मैं कल के सेशन स्टार्ट करके आपको इसके डाउट्स पूछूंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको होमवर्क में कर देनी है, कल 6 बजे हम मिले उससे पहले आपका ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं और ये होमवर्क आपको डेफिनेटली करके आना है, ठीक है। चलो बाय।